इसमें कोई दो राय नहीं कि झूठ की फैक्ट्री है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। पहले से ही कंगाली भुखमरी की मार झेल रहा पाकिस्तान भारत की वो मार झेल चुका है जिसके बाद उठने में उसे बहुत समय लगेगा। अब पाकिस्तान का झूठ और फरेब भी दुनिया के सामने बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों की कब्र खोद दी तो पूरी दुनिया को इस आतंकी मुल्क का सच मालूम पड़ गया कि कैसे आतंकियों को यहां पर पनाह दी जाती, कैसे आतंकियों के पीछे सेना के अधिकारी खड़े हैं। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। पाकिस्तान हैरान है, बहुत परेशान है। शहबाज शरीफ की रातों की नींद हराम है, आसिम मुनीर की जिंदगी हलकान है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कंगाल बेईमान पाकिस्तान की सारी साजिश धुआं धुआं हो गई। चालबाज चीन के फाइटर जेट तिनके की तरह उड़ गए तो धूर्त तुर्की के ड्रोन वायु वीरों के सामने टुकड़े टुकड़े हो गए। बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे, उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। भिखमंगा पाकिस्तान अपनी बदनीयत के लिए पहले से बदनाम है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आतंकी मुल्क के झूठ का पर्दाफाश हो गया। ऑस्ट्रिया के जाने माने एविएशन एक्सपर्ट टॉम कूपर की माने तो पाकिस्तान के ईहा-3 और सोनगर ड्रोन नाकाम रहे। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें धाराशायी कर दिया। S-400, बराक 8, आकाश स्पाइडर मिसाइल कारगर साबित हुए। भारत ने 160 हैरोप अटैक ड्रोन भेजे। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। हद तो तब हो गई जब मिट्टी में मिले आतंकियों के जनाजे में कई पाकिस्तानी सैन्य ऑफिसर शामिल हुए। इनमें लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ भी था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान का झूठ और फरेब अब सबके सामने है। इस आतंकी मुल्क की सरेआम बेइज्जती हो रही है। वहीं हिंद के शूरवीर इसके ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए बेताब हैं। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत कुछ बदला है। पाकिस्तान के लिए तो ये एक ऐसा समय होगा जब पाकिस्तान को सबक सीखना है। आतंक को लेकर भले ही पाकिस्तान की सरकार कुछ कहे, सेना हमेशा पल्ला झाड़ती रहे, आईएसआई और आतंकियों का गठजोड़ जो है वो छुपाने का प्रयास किया जाता रहे, अब बहुत साफ है कि ये अलग अलग नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को तय करना है कि यदि वो भारी तबाही से बचना चाहता है तो आतंक पर पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि एक और आतंकी कार्रवाई की कोशिश और भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। ये बात भी बहुत साफ है।
आइए इसको समझते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो अब हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि सवाल बचे हैं सीज़ फायर के बाद। सोहेल काज़मी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और सोहेल साहब जो हैं कई मौक़ों पर जानकारियां हमको दे चुके हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जो हैं वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ब्रिगेडियर दत्ता ने आपको कई युद्ध जैसा समय चल रहा था उस समय पर भी कई जानकारियाँ दी हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो टॉम कूपर की रिपोर्ट है इसको बड़ा चलाया जा रहा है, और ये इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से सैन्य शक्तियों का आकलन भी किया गया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, बेशक युद्ध जैसी नौबत नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं इस दहलीज तक हम पहुँचे कि एक दूसरे की शक्ति का आकलन कर लें। अब एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आप कैसे एनालाइज करेंगे ये लड़ाई कहाँ पर आकर रुकी है, और हम कितना दुश्मन के बारे में जान पाए और कितना उसको दिखा पाए अपने बारे में? देखिए, कॉम्बैट पोटेंशियल जो है किसी भी सेना का, उसका हमेशा आकलन चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी वॉर गेम्स होते हैं या एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसमें जनरली जो हमारे एडवर्सरीज होते हैं उनके जो उनके सेना का जो ताकत होती है उसको भी आजमाया जाता है, उसकी जो वीकनेसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और उसके पास जो पोटेंशियल जो बचा होता है उसको भी एड्रेस किया जाता है। तो आज मतलब हम लोग हमेशा सारे मतलब अपने कैरियर में यही एक्सरसाइजेस करते रहे, वॉर गेमिंग करते रहे, फलाने को हम अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में मतलब जो जो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे या जिन चीज़ों का हम मतलब अपना दोहराया करते थे या उनको हम रिवाइज किया करते थे, वो सब हमने ग्राउंड में देखने को मिली जी। और इसकी वजह से भारत का जो शो ऑफ फोर्स है या भारत की जो पावर है, क्योंकि देखिए भारत एक रीजनल पावर है। सन 71 के बाद 99 में लड़ाई हुई थी, उसके बाद काफी अरसा बीत गया है, तो रीजनल पावर तो हम हैं, लेकिन आज इस ऑपरेशन ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत को किसी और देश की कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। हमारा जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है या जो हमने इक्विपमेंट एक्स इंपोर्ट भी खरीदा है, वो हम किस तरह से डिप्लॉय करते हैं। सर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बस इतना है कि इसमें हम कहीं ना कहीं अपनी ताकत को एक्सपोज भी तो करते हैं, यानी दुश्मन भी तो हमारा आकलन करता है। हाँ बिल्कुल, दुश्मन को पता होता है। देखिए, नेपोलियन जब युद्ध के लिए जाता था तो अपने वो टेंट में दुश्मन के जो जनरल होते थे उसकी एक फोटो रखता था, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था। और हर जो फील्ड कमांडर है वो यही सोचता है कि मेरे खिलाफ कोई कमांडर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनालिटी कार्ड्स भी बनते हैं। जिस तरह से हमारे ऑपोजिट में जो कोई भी कमांडर होता है, तो भाई किस तरह का कमांडर है, किस तरह की रिस्क ले सकता है, कितना इसमें अदम्य साहस है, क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को बखूबी मालूम था कि वो भारत के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकता, इसीलिए उसने ये छद्म युद्ध शुरू किया है। मिर्जा असलम बेग ने शुरू किया था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जियाउल हक ने जिस तरह से रेडिकलाइज किया आर्मी को, मतलब रिलीजन के बेस पे उसने उन लोगों को उकसाया, और तभी से जो पाकिस्तान आर्मी है, यही मेरा एक अगला सवाल होगा जिस पर मैं आपके पास आऊंगा कि अभी जो है अगला, हम इस लड़ाई में अगर हमने कुछ हासिल किया है तो अगला कदम क्या होगा, इस पर मैं आऊंगा, थोड़ा बात करूंगा। सोहेल काज़मी साहब भी आपको सुन रहे थे। काज़मी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर को खासतौर पर बड़े करीब से जानते हैं। तो सोहेल साहब, मुझे ये बताएं आप कि हमने ये देखा कि कई सिविलियंस जो हैं उनकी जान गई। हमने वहाँ मुख्यमंत्री को भी सुना, उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि अभी इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी नुकसान हुआ है, हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। युद्ध होता है, हम देख रहे थे देश में बहुत लोगों में बड़ा जोश था, लेकिन हम देखते हैं कि युद्ध की विभीषिका जो डायरेक्ट झेलते हैं उनकी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर सीमा पर क्या क्या बदला है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि ये दौर जो था ये एक तरीके से बिल्कुल अलग दौर था, पूरा देश एक अलग सोच में चला गया था। क्या J&K में भी कुछ बदला है? डॉक्टर प्रवीण साहब, आपको भी और दत्ता साहब आपको भी पहले तो गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि आज पूरा विश्व जो है इस वॉर मॉन्गरिंग को देख रहा है और वॉर मॉन्गरिंग पे ही बात कर रहा है, और जम्मू कश्मीर क्योंकि हिंदुस्तान का ताज है और हिंदुस्तान के इस ताज को ग्रहण लगा हुआ है, मुझे लगता है 35 साल हो गए यहाँ 88 से ऑनवर्ड्स आज तक,
और आगे भी चलेगा। आज भी हमारे शुपैया में 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया, और रात को भी सांबा सेक्टर में सीज फायर का एग्रीमेंट होने के बाद की बात बता रहा हूँ। कल भी कुछ छुटपुट घटनाएं जो है, सीज फायर वायलेशन जो है सांबा सेक्टर में हुई है। और हमसे कोई पूछ रहा था कि सर जब सीज फायर हो गया तो ये क्या है, तो ये मैंने कहा ये परमानेंट फीचर है पाकिस्तान का। इसको जब तक पाकिस्तान की सरजमी है, जब तक हम उसके पड़ोसी हैं, ये चलता रहेगा, क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और सिवाय कश्मीर के राग के वो कोई राग उनके पास है नहीं जिसको वो रागा जाए, या दूसरा राग उनके पास है जिसको आप रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, इस्लाम की रेडिकलाइज करना, इस्लाम के नाम पे मुसलमानों को गुमराह करना, मुसलमानों का ठेकेदार बनना। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहलगाम इंसिडेंट के बाद तो पूरा खुल के बता दिया कि हम पाकिस्तान की कोई डिक्टेशन नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान के साथ के विरोध में बहुत से प्रोटेस्ट हुए, बहुत से स्लोगन्स जो हैं लोगों ने लगाए, और अपने जो विक्टिम्स थे, जो हलाक हो गए, जो इंजर्ड थे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, उनके साथ पूरी दिन रात उनको उनकी सेवा करते रहे, उनके लिए दुआएं करते रहे। और पूरे भारत का एक मूड बन गया कि ये इंसानियत पे हमला हुआ है पहलगाम का, और उसकी रिटेलिएशन जो है हमने करके बताई, भारत ने करके बताई। मोदी जी बिल्कुल 140 करोड़ की पूरी हिम्मत का एक जो है वो उसको कमांड किया उन्होंने, और 9 लोकेशन पे जो हमने अटैक किया उसने पूरे दुनिया को बता दिया कि भारत वो भारत नहीं है जिसकी कल्पना आप सोचते हैं, या वो सिर्फ कहता है और करता नहीं है। और उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हम पे कुछ हमले करना शुरू कर दिए। जम्मू सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में बहुत हैवी लॉस किया, क्योंकि पुंछ सेक्टर्स में हमारी S-400 की जो टेक्निक्स हैं वो नहीं है, क्योंकि मोटर शेल्स ही चलते हैं। 100-200 पॉइंट्स पे पुंछ सेक्टर जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। उसी तरह उड़ी टंगधार में आपने नाम सुने होंगे, वहां भी कुपवाड़ा सेक्टर में भी, वहां भी मोटर्स के माध्यम से, ब्रिगेडियर साहब जानते हैं क्योंकि ये तो डिफेंस में है और डिफेंस एक्सपर्ट है, कि जहां जहां उनकी रीच उस तरह की नहीं होती है तो वो दूसरे तरह से जो है वो सीज फायर वायलेट करते हैं और हमारे बॉर्डर्स के लोगों को बहुत तंग करते हैं। ये नहीं कि आज कर रहे हैं, वो 77 ईयर्स से जहां जहां बॉर्डर सटते हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं, जहां हमें ह्यूमन लॉस झेलना पड़ता है। आप बात को उस पॉइंट पर लाए हैं सोहेल सोहेल साहब, जहां पर मैं ले जाना चाहता था। ब्रिगेडियर दत्ता, ये बात सही है कि आज हम एक जंक्चर पर आकर खड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारा कामयाब रहा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, ये जो सोहेल काजमी साहब कह रहे हैं ये भी सही बात है कि पाकिस्तान के ये जो सीज फायर उल्लंघन है, सीमावर्ती इलाकों में इस तरह से आम लोगों पर गोलीबारी करना, ये तो बड़ी आम बात है। और भारत ने कहा है कि अब कोई भी एक्ट जो है वो युद्ध की घोषणा माना जाएगा। क्या हम कुछ जगहों को या कुछ एक्ट को नज़रअंदाज करते रहेंगे, या उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हमारी चलती रही है रेगुलर उसी तरीके से चलती रहेगी? आपका विजन क्या है? क्योंकि एक ऐसा माना जाता है कि चलिए हमने अगर एक कड़ा संदेश दिया है तो उसके बाद अब कोई भी हरकत हुई मतलब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मैं सोहेल काजमी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और देखिए, भारत ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि कोई भी जो टेरर अटैक होगा इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। छुटपुट इस तरह के जो वारदातें हैं, क्योंकि देखिए उनके आका जो वहां बैठे हुए हैं वो बड़े तिल मिला रहे हैं, उनको जिस तरह से जमींदोज किया है, बिल्कुल खाक में मिला दिया है भारत ने, तो जरूर, क्योंकि उनके प्यादे अभी भी यहाँ हैं जिनको वो पैसा भेजते हैं, जिनको वो असला भेजते हैं, तो उनसे ये राबिता कायम करके ये कहेंगे कि साहब आप छोटी मोटी कोई वारदात करिए, या कहीं किसी कॉन्वॉय पे अटैक करिए, या किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन में अटैक करिए। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, देखिए ये सीज फायर मतलब जो हॉस्टिलिटीज हैं उनका सेसेशन नहीं हुआ है, ये एक लल है बैटल में। और आपने देखा होगा जब शेर कोई बड़ा छलांग लगाता है तो वो कम 3-4 कदम पीछे चलता है, तो ये एक टैक्टिकल पॉज है जी। टैक्टिकल, आपने बड़ा अच्छा, ये वर्ड अच्छा है,
ये बढ़िया वर्ड है, टेक्टिकल पॉज, ये बढ़िया वर्ड है। मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास आऊं उससे पहले सोहेल साहब, मुझे आप ये बताएं कि आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आने वाले समय में यानी आने वाले दौर को देखा जाए और किसी बड़ी कार्रवाई को देखा जाए तो हमने ये भी आकलन कर दिया दुनिया में कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है, कौन सब साथ में खड़ा होगा, कौन विपक्ष में खड़ा हो जाएगा, कौन छद्म रूप से दुश्मन का सपोर्ट कर रहा है, कौन हमारा दोस्त बनता है लेकिन हकीकत में दोस्त होता नहीं है, हमको अगर कार्रवाई करनी है बड़े लेवल पे तो कैसे धीरे धीरे करके क्या ऐसी सारी चीज़ों का आकलन हुआ है और ये एक शुरुआत भर है? बिल्कुल सर, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक तरह बताया आपको। मैं उन डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि सिर्फ भारत जो है 26 जनवरी को और 15 अगस्त को अपना जो जील है, इक्विपमेंट जील है या मशीनरी है, वो सिर्फ डिस्प्ले नहीं करता है। इस वॉर ने पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान जो है बड़ा विशाल मुल्क है और हिंदुस्तान जो है कुछ चीजें एक्सपोज नहीं करता है। वो सिर्फ उसी वक्त बताई जाती है जब उसकी जरूरत होती है। और वो जो नई टेक्नोलॉजी, जो नए एयरक्राफ्ट, और सबसे बड़ी बात है चारों फोर्सेस का एकदम इकट्ठे होके काम करना, एक कोऑर्डिनेटेड वे में किसी ऑपरेशन को चलाना, ये मैं समझता हूं बहुत कारगर रहा। और ये दर्शाता है कि भारत एक विशाल देश के साथ साथ एक सिस्टमैटिकल तरीके की अप्रोच से आगे बढ़ रहा है और कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जिस तरह का समर्थन लोगों का, हिंदुस्तान के अवाम को उसको मिलता है और जिस तरह की क़यादत, नहीं तो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी चुनाई इलेक्शन से तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये पीपल्स विल है जो हिंदुस्तान में प्रिवेल करती है टू मेक इंडिया मोर स्ट्रॉन्गर, टू मेक इंडिया वाइब्रेंट, मोर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। सो दैट इंडिकेट, ये इस पूरे 3 दिन ने बता दिया पूरी दुनिया को। और ट्रंप साहब ऐसे नहीं आगे बीच में मीडिएट करने के लिए, वो तो उन्होंने तो मौका नहीं दिया कि चाइना कहीं मीडिएट ना करते तो मैं सबसे पहले मीडिएट करता हूं। अब वो क्यों मीडिएशन हुई, क्या उसके थे, वो जब आपका सेशन लगेगा या 19 मई को जो थरूर लेड पार्लियामेंट डेलीगेशन जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से मिल रही है और वो एक विशाल चर्चा होगी, उस पर बात होगी, या जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का आएगा उस पर सब चीजें विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। जो शक-शुबात अपोजिशन को भी है उनको भी बिल्कुल ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ पावर है वो बता देगी। लेकिन इन टोटलिटी पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आप एक कदम अगर आगे बढ़ेंगे टेररिज्म को लेके तो हम 10 कदम आपको इसका जवाब देंगे। और ये ऑपरेशन ऑल आउट जो है 2014 से, ब्रिगेडियर साहब को तो पता है, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। कोई भी इंसान गन के साथ जहां जहां भी मिला वो वापस नहीं गया अपनी सरजमी पे, वहीं दफन कर दिया गया। और अब प्लस हो गया ऑपरेशन सिंदूर, वो बंद नहीं हुआ है अभी ऑपरेशन सिंदूर। आपने सुना होगा जो हमारे ब्रीफिंग जो शाम को होती है, या प्राइम मिनिस्टर ने या डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, वो इन प्लेस है जब जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान तो, आप झूठा बोल रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा वर्ड है, झूठा या सच्चा, ये तो बड़ा मक्कारी से भरा हुआ मुल्क है। वो अपने लोगों के साथ ठीक तरह जस्टिस नहीं कर पाता है, अपनी सिविल सोसाइटी। मैं आपकी इस बात में एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है ना, उसकी एक अदूरदर्शिता भी है। वहां पर जो भी निजाम बैठा होता है, मतलब अब क्या ही कहा जाए, सरकार है, सेना है, कौन संभाल रहा है, कौन किसको संभालता है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी कुछ है ना, बड़ा शॉर्ट टाइम का है। वो अभी अभी का सोचते हैं, वो अपना अपना सोच रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म का कोई विजन नहीं है पाकिस्तान का, अपने देश को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपने लोगों को लेकर। लिहाजा हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ अभी हुआ है, जैसे नैरेटिव झूठे गढ़े गए हैं, वो सिर्फ अभी फौरी हालात को, चाहे इमरान खान की वजह से वहां पैदा हुए हों, चाहे सेना की बगावत की जो खबरें आती रहती हैं उसकी वजह से पैदा हुए हों, ये उसको पैच करने के लिए कहीं ना कहीं एक पैच वर्क पाकिस्तान में इस नैरेटिव के जरिए किया गया है। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, आपने जो टेक्टिकल पॉज जो टर्म दी है, बड़ी बड़ी अच्छी लगी मुझे। अब इसमें जब प्ले दबाया जाएगा तो क्या होगा? देखिए, ऑपरेशंस निरंतर जारी हैं। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो हमारे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है, वो पाकिस्तान के ऊपर बदस्तूर नजर रखे हुए हैं। आप ये देखिए, अभी पाकिस्तान में ये आदेश दे दिए गए कि अगले 1 महीने तक कोई भी ड्रोन ऑपरेटर नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कोई शरारती तत्व या और कोई इस तरह के लोग हैं, वो कोई ड्रोन, बिकॉज आजकल हर एक आदमी के पास ड्रोन उपलब्ध है, उसमें एक बैटरी लगानी है, एक लाइट लगानी है, और भारत की तरफ अगर उसने खोल दिया तो पाकिस्तान को इतना बड़ा खामियाजा उसका उठाना पड़ेगा जिसकी मतलब कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी।
दूसरी चीज देखिए, जो वहाँ का निज़ाम है वो मतलब असीम मुनीर साहब के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि देखिए कश्मीर मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि मेरी बुनियादी तालीम वहाँ हुई है, मैंने 3 टेन्योर वहाँ कश्मीर में किए हैं। तो मैं असीम मुनीर साहब को यही कहना चाहता हूँ कि बदलना तो मैं चाहता हूँ निज़ाम हुकूम, बदलना तो मैं चाहता हूँ निज़ाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश कर ली। उन्होंने इमरान साहब पे इतने अत्याचार किए, जो अभी पपेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी वो अपनी जो मतलब चालें चलते रहते हैं, लेकिन यहां आके वो फंस गए। उन्होंने इस बात की तवक्को नहीं की थी कि साहब इंडिया इतनी स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा, क्योंकि देखिए हर चीज का एक समय होता है। तीसरी चीज ये है, मोदी साहब ने बिल्कुल साफ कर कह दिया है कि अगली जो बात होगी वो टेररिज्म और पीओके को लेके होगी। और भारत की पार्लियामेंट में कई बार इस चीज की मतलब ऐलान किया गया है कि भारत पीओके को लेके रहेगा। तो हो सकता है पाकिस्तान को इस जो एरिया है उससे हाथ धोना पड़े। उधर बलूचिस्तान बिल्कुल मतलब अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, इधर खैबर पख्तूनवा देखिए, उधर सूबा सिंध में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान एक बहुत बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, और उसे चाहिए कि मतलब भारत के साथ वो कोऑपरेट करे, इन आतंकवादियों को भारत को हैंडओवर करे, और ये कोशिश करे। देखिए एक दो चीजें होती हैं, एक होती है एरर ऑफ इंटेंट और एक होती है एरर ऑफ जजमेंट। जी, एरर ऑफ इंटेंट जो है वो पार्डनेबल नहीं है, भारत उसको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन एरर ऑफ जजमेंट अगर कोई होती है तो भारत मतलब उसके लिए कुछ भी, या देखिए हमारा इतिहास रहा है, हमने लोगों को युद्ध जीत के सारी जमीनें और ये सब वापस किए हैं। पाकिस्तान ने खुद इस बात का फायदा उठाया है, सन 71 की लड़ाई देखिए, सन 65 की लड़ाई देखिए। तो भारत ने बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में ये कहा है कि इसके बाद मतलब दिस फार नो फर्दर, अब आगे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हमारा तो बल्कि इसी एक ही ट्रेलर इनको दिखाया गया है, एक ट्रेलर है, ठीक है। मैं सोहेल साहब से इस विषय पर थोड़ा बात करूंगा, समय भी रहेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका समय सीमित है हमारे साथ। तो ये बताएं मुझे आप ब्रिगेडियर दत्ता, एक शॉर्ट कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले, कि ये पीओके को लेकर अभी आपने देखा एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में भी स्पष्ट कर दिया गया है, द्विपक्षीय बातचीत होगी, यानी दोनों लेकिन अभी हमारी कोई बातचीत अगर होगी पीओके को लेकर तो उसका क्या आधार आप देखते हैं, और बातचीत से कुछ निकल कर आएगा क्या? क्योंकि बातचीत के तो हमने बहुत प्रयास कर लिए, मतलब ये एक दिमाग में एक सामान्य व्यक्ति का प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, बहुत स्ट्रेटेजिकल ना जाते हुए। देखिए जिस तरह की सरकार की सोच है, सरकार ने कई प्लेटफॉर्म्स पे, फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा है कि भारत पीओके को लेके रहेगा। भारत ने ये भी पेशकश की है कि पाकिस्तान खुद ब खुद अगर इस एरिया को हमें दे देता है तो मतलब ये दोनों देशों के हित में है। वहां की आवाम भी देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह का आप देखिए, वहां कितना मतलब लोग दरबदर है, पाकिस्तानी सेना को वहां खदेड़ा जा रहा है, वो खुल के विरोध कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि साहब हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारत में हम किस तरह से मतलब आवाम को हम ट्रीट करते हैं, किस तरह को हम उनको सराखों पे बिठाते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट इंडिया में है, किस तरह की हमारे यहाँ बराबरी का दर्जा सबको दिया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी यही रही है। 71 में ईस्ट पाकिस्तान को पूरा वो उन्होंने चूस लिया, सारे रिसोर्सेज वहां के खा लिए, कत्लेआम किया, वहां की खवातीनों के साथ बदसलूकी की, और पूरी जो वहां की इंटेलिजेंस या जहनी लोग थे उनको मार दिया गया। तो ये पाकिस्तान का बिल्कुल नेशनल कैरेक्टर है। और आप देखिए अभी वही बलूचिस्तान में किया जा रहा है, वही गिलगिट बाल्टिस्तान में किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो आवाम है वो समझ चुका है कि ये मतलब ये वो मतलब दरिंदे हैं कि जो केवल खून चूसना जानते हैं, आपका खून कभी बढ़ाएंगे नहीं। तो इसीलिए जो आवाम है वो इनके खिलाफ खड़ी हुई है। हाँ, यहाँ बेशक झूठा नैरेटिव, झूठा जश्न पाकिस्तान मना ले, लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता एक बात बहुत साफ है कि पाकिस्तान की चुनौतियां यहाँ से शुरू होती हैं, यहाँ से अब उसकी दिक्कतें और बढ़ती हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और फॉरेन अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं, आपसे बातचीत करूंगा। संजीव जी, एक आज जो दिन भर सवाल चलते रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो एक एक करके सवालों के जवाब मिलते चले जाए।
हालांकि मैंने देखा आज रणधीर जायसवाल साहब जब आए थे तो उनसे भी पत्रकारों ने लगभग वही सवाल पूछे जो इंटरनेट पर बड़े वायरल हो रहे हैं, यानी लोगों के मन में कई संशय आए, कुछ पाकिस्तान का नैरेटिव भी था वो भी यहाँ भारत में फैलता चला गया। इसमें कुछ सवालों में एक बड़ी बात ये आती है कि क्या भारत के ऊपर किसी तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को क्या नए सिरे से, नए तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद समझा है? देखिए प्रवीण जी, भारत का जो दृष्टिकोण और भारत का जो पूरा अप्रोच है ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बहुत ही क्लियर है, बहुत ही कंसिस्टेंट है। हमने जो 7 मई को जो कार्रवाई की, आतंक के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, उस कार्रवाई को हमने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। हमारी सेनाओं ने एक अदम्य पराक्रम का और अपनी जो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनके जो रिसोर्सेस हैं उसका पूरा प्रदर्शन करते हुए 100% सफलता हासिल की। पाकिस्तान ने उसको किसी तरीके से कहीं से भी उसको इस हमारे ऑपरेशन को रोकने में हमें किसी तरीके के चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा और हम इसमें सफल हुए। पाकिस्तान पूरी तरह से विफल साबित हुआ। इस ऑपरेशन को करने के बाद हमारी जो पहली जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, जो कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने और जो हमारी थल सेना और वायुसेना की 2 महिला अधिकारियों ने संबोधित किया, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये जो हमारी कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर, जो मिलिट्री स्ट्राइक थी, ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन था। इस कार्रवाई का जो लक्ष्य था वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं थे, पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टॉलेशंस तो बिल्कुल भी इसके निशाने पर नहीं थे। और जाहिर है कि ये जो पूरी कार्रवाई थी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों पर केंद्रित थी। उसके बाद हमने ये भी कहा कि अब इसके बाद, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं संजीव जी, मेरा प्रश्न ये इसलिए आया था क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में अभी जो मीठी मीठी एकदम ये समझ लीजिए प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, गलवैया हो रही थी, इस या तो हो सकता है ये भी स्ट्रैटेजिकल हो, लेकिन इस जंक्चर पर मैं ये देख रहा हूं कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में एक वाद संवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि भारत में जो जिस तरह से उनको हाथों हाथ लिया जाता था वैसी स्थिति अभी इस दरमियान नहीं देखने को मिल रही है। तो क्या नए समीकरण या नए सिरे से ये चीजें रिवाइज हुई हैं? नहीं, प्रवीण जी, मैं अपनी बात को जरा मैं स्पष्ट कर दूंगा तो ये आपके सवाल का ये जवाब उसमें ही निहित होगा कि देखिए उसके बाद हमने ये कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आगे की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगी। यदि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा तो हमारे पास एप्रोप्रिएट जवाब देने के लिए और एस्केलेटरी लैडर पर जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा और हम एस्केलेटरी लैडर पर जाने के लिए कंपेल्ड होंगे। लेकिन यदि पाकिस्तान कोई एस्केलेशन की तरफ नहीं जाता है तो फिर हमारा ऑपरेशन ये कंप्लीट हो गया है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं। ये बात हमने स्पष्ट की। भारत युद्ध में नहीं जाना चाहता था और भारत के जो ऑपरेशन थे वो एंटी टेरर स्ट्राइक, लेकिन पाकिस्तान ने जाहिर है कि एस्केलेशन का रास्ता चुना और पाकिस्तान ने हमारे ठिकानों को जब ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, फाइटर जेट्स के माध्यम से जब टारगेट करना शुरू किया, जब वो एस्केलेटरी लैडर पे बढ़ा तो फिर हमारा जो काउंटर ऑपरेशन शुरू हुआ और हमने बड़ी कार्रवाइयां की। मैं इसमें कहूंगा उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सिविलियन इंस्टॉलेशंस को, LOC पर, अन्य जगहों पर लगातार टारगेट किया तो हमारी वायुसेना ने बड़ी कार्रवाइयां की और सभी हमने अपनी पूरी कैपेबिलिटी दिखाई। और जैसा कि आपने जो डीजीज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपने देखा कि हमने क्या क्या हिट किया है पाकिस्तान में जाकर के। तो उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाकर के गुहार लगाने लगा और डी एस्केलेशन की कोशिश करने लगा। और जाहिर है कि एक ऐसे समय में कि जब पूरी स्थिति एक युद्ध की तरफ बढ़ रही थी और जैसा कि हमारे जो DGMO ने कहा कि जो सारी जो सिचुएशन थी उसमें सिर्फ घोषणा ही नहीं हुई थी कि ये युद्ध शुरू हो गया है, उसके पहले युद्ध जैसी पूरी स्थिति बन गई थी। और जब एक देश की सेना एक देश की एयरफोर्स दूसरे देश की टेरिटरी में जाकर के ऑपरेशन शुरू कर दे और इस तरीके की स्थिति बन जाए तो ये किसी युद्ध से भी कम नहीं था। लेकिन जाहिर है कि भारत ने ये स्पष्ट किया था कि वी आर कंपेल्ड टू रिस्पॉन्ड और वी विल रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, बिफिटिंगली एंड एवरीथिंग
जो हर जी, जी। तरीके से माकूल जवाब हमने दिया। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से डी एस्केलेशन की तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई जाने लगी, और जाहिर है कि उसने अमेरिका को भी और अन्य देशों के साथ भी लगातार उसने गुहार लगाने का काम किया, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बताया। तो फिर पाकिस्तान के जो डीजीएमओ के माध्यम से भारत के डीजीएमओ को कांटेक्ट किया गया, और इस जो भारत के पाकिस्तान को डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच में जो वार्ता हुई, उस वार्ता को फैसिलिटेट कराने का कार्य, उसमें असिस्टेंस देने का कार्य अमेरिका ने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, ईरान ने, कतर ने और यूके जैसे राष्ट्रों ने उसमें एक असिस्टेंस अपना प्रोवाइड कराया, एक कोऑपरेशन किया, एक एटमॉस्फेरिक्स को निर्मित किया ताकि डी एस्केलेशन हो सके। लेकिन इसे मध्यस्थता कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक लेटेस्ट बयान में कहा है कि वी प्रोवाइडेड असिस्टेंस, हमने असिस्टेंस प्रोवाइड कराया है, ये ना कि मेडिएशन है। और इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से देखिए, मैंने संजीव जी ये प्रश्न रखते हुए कहा था कि एक सामान्य तौर पर जो सवाल तैर रहे हैं ना, वो लोगों के जहन में आते हैं, और आप लोगों जैसे जब एक्सपर्ट बैठते हैं तो वो एक ये अपेक्षा रहती है उनकी कि उनको ये इस पे क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और आधे अधूरे अज्जल गगरी छलकत जाए तो है ही। हम देखते हैं आधे अधूरे ज्ञान वाले बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल बंसल, आपका भी स्वागत है। जनरल बंसल, ये सवाल सोहेल काजमी साहब मेरे साथ बने हुए, संजीव श्रीवास्तव जी को आप सुन ही रहे थे अभी। लेकिन जनरल बंसल, एक बड़ी बात यही बार बार सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत या जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है अभी, उसमें भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहां स्टैंड करता है, पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। एक तरीके से अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए भी मान लीजिए डी एस्केलेशन का प्रयास करने के लिए आ रहे हैं, वो भी तब जबकि वो सीमा पर लगातार ड्रोन भेजने का प्रयास कर रहा है, और भारत ने आज भी कड़ी चेतावनी से स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह शहबाज शरीफ जीत का जश्न मनवा रहे हैं पाकिस्तान में। हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पर जो एक झूठा नैरेटिव बनाया गया कि भारत को नुकसान कर दिया, ये सब भी चल रहा है। ठीक है, और ये उनका अंदर का मसला हो सकता है, लेकिन अब हम जान रहे हैं कि इतना ग्लोबल हो गया है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के पास जाती है। ऐसे में आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ बदलाव इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आने वाला है, ये जो सीज फायर हुआ इसके बाद आने वाला है? प्रवीण जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए, पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूं कि पाकिस्तान क्या कह रहा, झूठ फैला रहा, नहीं फैला रहा, उसकी ये आदत है। वो तो कहता है कि 1971 की वार भी हमने जीती, 65 भी हमने जीता, कारगिल भी हमने जीता, और हमारे पास वो नहीं होते टेररिस्ट। तो वो टेररिस्ट वहाँ उसामा बिन लादेन निकला, तो वो झूठ उनका पकड़ाया, सारी दुनिया इस बात को जानती है। जहाँ तक आप कह रहे हैं इंटरनेशनल, देखिए जैसे ही यहाँ हमला हुआ, हमारे निर्मम जो हत्या की गई हमारे नागरिकों की, तो पूरे वर्ल्ड ने इसको कंडेम किया, सबने इसका संज्ञान लिया, और तो और चीन ने भी संज्ञान लिया, और बाद में जो है यूरोप ने भी इस बात को माना, और ये एक सबने इस बात को कहा कि जो हमको पूरा अधिकार है कि हम इसका बदला लें या इसको जो है अपने नागरिकों की या देश की सॉवरेनिटी के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए एकदम कड़ा फैसला लिया गया। 23 को सतलज का पानी बंद कर दिया, वो सब आप जानते ही हैं क्या क्या हुआ, जो डिप्लोमेटिक निर्णय लिए गए। उसके बाद बात ये थी जिसका देश काफी देर से इंतजार कर रहा था कि अभी काइनेटिक एक्शन या मिलिट्री एक्शन क्या होना चाहिए। 7 की नाइट को वो जो है 9 ठिकाने उनके बर्बाद कर दिए गए। हमारे यहाँ से स्कैल्प मिसाइल, जो हैमर और सब जाने के बाद में उनको कुछ पता नहीं चला, और पाकिस्तान वॉज कॉट अनअवेयर, मतलब उनको पता ही नहीं हुआ, और पता होने के बाद में उसको सफल ऑपरेशन को करके हम अपने 20-25 मिनट में आ गए। वो हमारा टारगेट था, हिंदुस्तान का टारगेट था, आर्म फोर्सेस का टारगेट था, वो टारगेट पूरा हो गया। इस बार जो है पीओके में नहीं बल्कि पूरे जो पाकिस्तान के अंदर भावलपुर तक जो 100 किलोमीटर दूर है अंदर तक ये हमला करने के बाद तो टारगेट हमारा पूरा। अब बात यहाँ पे आती है, बहुत जरूरी है इसको समझना कि भारत का कोई इससे ज्यादा उद्देश्य नहीं था। जब उद्देश्य नहीं था, और अगले दिन जो शाम को हमारे 15 सिटी को उन्होंने अटैक किया,
तो उनको सबको नाकाम कर दिया गया। जब वो नाकाम हो गए, हमारी इतनी जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम 4 लेयर की थी, उसके बारे में मैं आपको, सर अगर मुझे सॉरी समय मैं देंगे तो आपको बता दूंगा। सॉरी मैं फिर क्या आपको हुआ, जी उसके बाद में जो है हमने उनका यहाँ तक ही नहीं छोड़ा, जी जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे सबको खत्म कर दिया गया, जो जी इंक्लूडिंग लाहौर और वो। जनरल बंसल, फिर मुझे हमारी जनरल बंसल यही लगभग संजीव जी भी यही बात कह रहे थे। अभी हम ये बात, मैं वही कह रहा हूं कि ये बात तो हम लगातार कह ही रहे हैं। जैसे अभी एक ताज़ा खबर आपको बताता हूं, एमईए की तरफ से ये भी बयान आया है कि तुर्की, चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है उस पर हमारी नज़र रहेगी। ये बयान आया ऑफिशियली। चीन और तुर्की की जो भूमिका रही छद्म रूप से, बेशक आपने कहा, ये सारी चीजें मैं जानना आपसे यही चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की समझ इसमें ज्यादा गहरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरण दिखावे के कुछ और हकीकत के कुछ और, क्या ये स्पष्ट होता है और भारत एक नई नीति के साथ आगे चलेगा? मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, इसमें आप दिखाने की कोई बात ही नहीं है। ये जो शुरुआत से ही है कि जो है तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा, कश्मीर के ऊपर भी बयान करता रहा, इतना जो है न, उनका थैंकलेस और एहसान फरामोश है कि हमने 2023 में जब उनके यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, अपनी सेना का अस्पताल भेजा था और उनके लोगों में आंसू थे जब वो वहां से आ रहे। इसी प्रकार से चीन ने उसको कंडम तो किया था, लेकिन बाद में जो है भाई ठीक है, वो हमेशा कहता रहा है उनका साथ। अब साथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो साथ ये होता है कि भाई 3 प्रकार की कह सकते हैं कि आपने डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर दिया, दूसरा को हथियार वगैरह दे दिए, तीसरा के सेना भेज दी। तो अभी जो है यहाँ पर जो हुआ है कि जहाँ तक चाइना के हथियार हैं वो तो पहले से ही पाकिस्तान खरीदता रहा है, जो कबाड़ से जो है, कुछ जो उसको बोलते हैं ड्रोन तुर्की ने भी दिए हैं। तो ये बात होगी, तो इसमें इंटरनेशनल उसकी बात नहीं है। जो बाकी इंटरनेशनल सारी कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ में रही है, हिंदुस्तान को हमेशा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये बोला है, इंक्लूडिंग जो अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, कि भाई हम भारत के साथ हैं और जो है हिंदुस्तान को पूरा अधिकार है टेररिस्ट को खत्म करने। अभी जो बार बार बात आ रही है यहाँ पे, जो मैं उसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन ये दे देता हूँ कि जो ये कहा जाता है कि जी जो सीज फायर, जब हमारा अटैक करने का मकसद ही नहीं था। अगर अटैक करने का मकसद होता या भारत को आगे युद्ध बढ़ाना, एस्केलेशन की पूरे विश्व पटल पर कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, तो जैसे ही इनके पहले दिन अटैक हुआ तो हमने इनके नस्ते नामूद कर दिए जो इनके एयर डिफेंस थे। तो एक प्रीएम्प्टिव अटैक भी किया जा सकता था, इनके हथियारों को भी बर्बाद किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। जब दूसरा अटैक आया तो फिर इनके जो है इनके 11 सेंटर्स को वहां को बर्बाद कर दिया गया उसके बाद में। और फिर हमने सिर्फ उनको रेस्पॉन्स किया है, ना उनको हमने को अटैक किया, ना भारत का। नहीं, मैंने तो शुरुआत जनरल बंसल इसी बात से की थी कि ऑपरेशन सिंदूर तो उसी दिन कामयाब हो गया था जब सेना ने औपचारिक तौर पर घोषणा की, न्याय मिला, जय हिंद, एस्केलेशन नहीं चाहते, बात खत्म हो गई थी वहां पर। उसके बाद तो जो कुछ किया पाकिस्तान ने किया और हमने सिर्फ उसका जवाब दिया है। तो सीज फायर हमारे लिए क्या, हमने तो कभी सीज फायर का उल्लंघन किया ही नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हम लगातार कह ही रहे हैं। सोहेल काजमी साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। आपने देखा 2 अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही थी, इसमें एक मैं इसको मिलाते हुए आपके विषय से जुड़ी हुई बात लाना चाहूंगा सोहेल भाई, और वो ये है कि आप जानते हैं पीओके को लेकर अभी जब हम ब्रिगेडियर दत्ता थे, हम बात कर रहे थे, ये ऐसा विषय है जिसमें नाक घुसड़ेंगे अभी ये सारे देश, जिन्होंने अभी अपना क्रेडिट की होड़ में या क्रेडिट हासिल करने का प्रयास किया है, वो सब फिर एक बार इस मुद्दे पर आएंगे। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये द्विपक्षीय होगा, हमको कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है। लेकिन ये बातचीत वाली बात आपको कितनी जचती है? देखिए, बातचीत की बात, देखिए हमारे यहाँ आर्टिकल 370 था, वो हमारा अपना एक इंटरनल इशू था। वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि जब भी हम यहाँ सरकार बनाएंगे आर्टिकल 370 को यहाँ से हटाएंगे, 35A को हटाएंगे और एक नॉर्मल वे से जैसे बाकी रियासतें जम्मू कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान में थी, उसी तरह हम जम्मू कश्मीर को भी उसी रूल ऑफ लॉ के साथ गवर्न करेंगे। तो उन्होंने किया। देखिए, दूसरा ये था कि कोई इशू है जो पार्लियामेंट में पास होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको ग्रीन क्लियरेंस देती है, उसके फेवर में जजमेंट देती है, तो हिंदुस्तान के लोग उसको बिल्कुल सर्वप्रिय मानते हैं। देखिए, हमारे इंटरनल इश्यूज क्या है, उसमें किसी की मुदाखलत की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से रिट्रीट किया अमेरिका ने, मुझे नहीं समझ आती क्यों किया, क्योंकि इशू कश्मीर इशू को लेकिन ये कि हमने फिर भी हमारे भारत की तरफ से एक क्लियर स्टैंड गया कि किसी की भी मीडिएशन की जरूरत नहीं है कश्मीर इशू को लेके। और पीएम के हमारा बिल्कुल हक है, हमारी जमीन है, हमने वो वापस लेनी है। कब लेनी है, किस ढंग से लेनी है, उसका रोड मैप जो है वो चल रहा है, बनाया जा रहा है। और जिस वक्त वो उस तक पहुंचेंगे तो जरूर लेंगे और लोगों का उसमें बिल्कुल समर्थन है। और मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि वहां के लोग
बलोच के लोग, मुजफ्फराबाद के लोग, वो भी सड़कों पे डेमोस्ट्रेट करते हैं पाकिस्तान की सरकारों के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, कि हमें मुसीबत से निकालिए, ह्यूमन राइट वायलेशन से आजाद कीजिए और हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तो मुझे लगता है जब फिजा बनती है, जब जनसलाह बढ़ता है, जब लोगों को अपनी तर्जुमानी करने का हक मिलता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज होती है। ये एक मौका था हमारे पास जहां हमने 9 लोकेशन पे तो अटैक करके बता दिया। अगर ये थोड़ा सा बढ़ता और सीज फायर वायलेशन, ये मीडिएशन नहीं होती, तो क्या पता हम आगे उसी तरफ बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते शायद वो भी मसला साथ ही हल हो जाता। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, वो तो पार्लियामेंट के सेशन में आपको पता उसमें चलेगा। देखिए मैंने क्या कहा, वो टर्म मुझे बड़ी अच्छी लगी सोहेल साहब, वो टर्म मुझे बड़ी अच्छी लगी जो अभी दे गए ना ब्रिगेडियर दत्ता, टेक्टिकल पॉज। तो हम ये नहीं मानते कि खत्म हो गई, ये टेक्टिकल पॉज है। अभी प्ले का बटन कभी भी दब सकता है, और वो क्यों दबेगा, कब दबेगा, उसके लिए बहुत सारी चीजों को सोचना विचारना पड़ता है। मुझे लगता है भारत सरकार जिसकी ताकत को, जिसकी क्षमता को हमने देखा, भारतीय सेनाएं जिनका शौर्य हमने देखा, भारतीय सेना की शक्ति हमने देखी कि किस प्रिसाइज तरीके से उन्होंने जिस जिस जगह पर जो जो टारगेट करना चाहा वो किया, और पाकिस्तान को बड़ा भारी नुकसान, किसी युद्ध से कम नुकसान नहीं हुआ है जो एक ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। युद्ध जैसी कोई चीज होती तो जाने क्या होना था पाकिस्तान का। खैर संजीव जी, वही इसी बात से शुरू करेंगे जो मैं कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये सारी बातें हमने खूब की, इसको रखा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर तक हमारी बात हो जाती है खत्म, हम पाकिस्तानी अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, सारी चीजें क्लियर हो गई, दुनिया के सामने क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को जानते हैं कि दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पकती रहती है जहां अपने हितों को साधने के लिए, चाहे अमेरिका का अपना फ़ायदा हो, वो जानता है कि ये लोकेशन पाकिस्तान की उसके लिए ज़रूरी है, चीन और पाकिस्तान की गलबैयाँ बड़ी हैं तो परेशान हो जाता है वो। ऐसे में वो भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहता है कि नहीं रहता है, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में। और भारत जिसको अकेले ही दम पर अगर कुछ करना है, तो हमारी स्ट्रैटेजी, आगे की रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सामान्य लोगों का सवाल है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये आम लोग बात कर रहे हैं, उनको एड्रेस करते हुए जरा इस विषय को समझाइए। देखिए प्रवीण जी, एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर रहा है, ये बेहद सफल रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी सामरिक सफलता है, हमारी सेनाओं की बहुत बड़ी सफलता है, और हमारी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और ये हमारे अटल राजनीतिक संकल्प शक्ति, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के एक अटल और संकल्पवान नेतृत्व का नतीजा है कि हम आज ये ऑपरेशन कर पाने में सफल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, जो आपने प्रश्न किया प्रवीण जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो देश की जो शक्तिशाली इमेज है, वो और अधिक मजबूत हुई है। इस ऑपरेशन के बाद भारत के संदर्भ में पूरे विश्व में ये इम्प्रेशन गया है, और ये एक भारत की पहचान बनी है कि भारत किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए बड़े संकल्प के साथ बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकता है। भारत की जो इमेज है आतंकवाद के संदर्भ में अब उसी तरीके की इमेज बनकर के उभरी है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्रों, इजराइल जैसे राष्ट्रों की इमेज होती है और रही है। जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, कभी ये भारत आतंकवाद के संदर्भ में एक लचर रवैया अपनाता था, राजनीतिक संकल्प शक्ति की भी बहुत भारी कमी थी, अनेक तरीके के मिसकंसेप्शंस थे, न्यूक्लियर ब्लैकमेल इत्यादि को लेकर के पहले की सरकारें बहुत ज्यादा चली जाती थी गहराई में, जबकि आज की जो सरकार है, आज का जो नया भारत है, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कल के संबोधन को यदि आपके दर्शक देखें तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम अब कभी भी नहीं डरेंगे और आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त और मजबूत कार्रवाई करके दिखाएंगे। एक अन्य बात, एक न्यू नॉर्मल की जो सिचुएशन में स्पष्ट की गई है कि अब ये जो नया भारत है आतंकवादियों में और आतंकवाद के पनाहगारों में कोई फर्क नहीं करेगा। यानी कि भविष्य में जो हम स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हुई जो है आतंकियों को प्रश्रय देता है, सपोर्ट देता है। फ्यूनरल में आपने देखा कि किस तरीके से उन्हें स्टेट ऑनर दिए गए, मिलिट्री के ऑफिशियल्स आकर के वहां पर प्रेयर कर रहे थे और उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे। तो इतना जो गहरा लिंक पाकिस्तान की सेना और वहां के आतंकियों के बीच का है, वो सब कुछ बेनकाब हो चुका है।
और अब आतंकियों में और आतंक के पनाहगारों में ये एक्सप्लेनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है बहुत लोगों के दिमाग में जो सवाल चल रहे होंगे वो आपकी इस बात से उसका समाधान हुआ होगा कि भारत की शक्ति ठीक वैसी ही बनी है जैसी इजराइल, यूएस, यूरोपीय संघ जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाली दुनिया की बड़ी शक्तियों की बनती। ये मुझे आपका पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। अब क्विक कमेंट चलते चलते तो जनरल बंसल, आगे अगर ये टेक्टिकल पॉज है तो आगे इस पॉज का प्ले बटन क्या होगा? देखिए, ये टैक्टिकल पोज है। अगर कोई हिमाकत पाकिस्तान करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा, और वैसे भारत का कोई इंटरेस्ट युद्ध में नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि निश्चित ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन निश्चित ही ये जो है आतंकवाद का भी समय नहीं है। भारत को हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो है सबको यही शिक्षा देते रहे हैं, किसी भी विवाद का जो है जो डायलॉग और डिप्लोमेसी से समाधान होता है, युद्ध समाधान नहीं है, तो वो उस नीति पे जा भी रहे हैं। जहां तक इस बात का सवाल है, भारत की शक्ति बहुत बड़ी है। जो भारत के हथियार हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को जो पहले फिलीपीन ने ऑर्डर दिया था, अभी वियतनाम और मलेशिया उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, चिली ने इंटरेस्ट दिखाया है, साउथ अफ्रीका ने इंटरेस्ट दिखाया है, यूएई ने दिखाया है। तो भारत की जो बहुत हुई है। एक मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो इंटरनेशनल उसकी बात कर रहे थे, बरादरी की, या उनका क्या वो रहेगा या अपना वो क्या इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, हालांकि इसके एक्सपर्ट हैं, श्रीवास्तव साहब ने क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी फ्लूइड स्थिति रहती है। और जो इंटरनेशनल बिरादरी है, जो सभी कंट्रीज हैं, अपने हित से जाते हैं, उनकी जो है हर बार जो किसी न किसी बात पे जो उनका जहां उनका हित होता है उसी तरह से वो बदल जाते हैं। अमेरिका का भाई बड़ा हित है भारत के साथ में, जो क्वाड का मेंबर है भारत, जो और अमेरिका भी है, तो इसलिए अमेरिका का हित है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर बंसल, ये एक ऐसा मौका है ना, एक ऐसा जंक्चर है जिसको अगर हम टेक्टिकल पॉज कहते हैं तो ना तो अमेरिका के साथ हमारी बातचीत में हम कहीं रुक रहे हैं, ना हमारे संबंधों में कहीं रुक रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा नया होगा जिसमें समीकरण सोच विचार कर बनाए जाएंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत क्विक कमेंट, क्योंकि समय अब बिल्कुल सीमित रह गया है। काज़मी साहब, पीओके को लेकर आपको लगता है, आप आशान्वित हैं कि आगे कुछ दिनों में कुछ कदम उठाए जाएंगे या आगे बढ़ेगी बात? देखिए, हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेंसली पॉपुलेटेड मुल्क हैं, और पूरी दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है कि फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग होगी। और मुझे लगता है ये प्रीमेच्योर है कुछ कहना, क्योंकि जब एक आवाज निकलती है किसी भी खित्ते से तो वो जब मोमेंटम पकड़ती है तो मुझे लगता है उसमें सफलता उस मुल्क को, उस सिस्टम को जरूर मिलती है जिसकी तरफ हम चल रहे हैं। और आने वाला वक्त जो है कुछ चीजें ऐसी होंगी कि बिना मेहनत के भी कुछ चीजें जो है समय लगता है आराम से। बस कुल मिलाकर दर्शकों से एक ही बात कहना चाहेंगे चलते चलते कि भाई देखिए, जोश अपनी जगह होता है, भावनाएं अपनी जगह होती हैं, लेकिन इमोशंस से देश नहीं चलते हैं, इमोशंस से बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय सेनाओं ने शौर्य का, पराक्रम का एक परिचय दे दिया है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दुनिया में अपनी ताकत को संजीव श्रीवास्तव जी ने बता दिया, कैसे भारत ने बताया है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार भारत एक्सप्रेस पर अपडेट आपको मिलता रहेगा।